नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के एक युवा नेता हैं करछना विधानसभा से। आज हम उनसे करछना विधानसभा के बारे में सारे उनके कार्यों को जानेंगे और करछना विधानसभा से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस टॉक शो का, जिसके माध्यम से पूरे प्रयागराज के विभिन्न नेताओं से आप बात करते हैं और ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मनोज तिवारी टॉक शो का कि इसके माध्यम से नेता क्या करना चाहता है या क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं और जनता के समस्याओं को भी अलग प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आप आगे जो भी पूछेंगे मैं सवाल देने के लिए तैयार हूँ। जी शुक्रिया। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल है ये है कि आप युवाओं की जो समस्या हैं और आप एक खुद युवा नेता हैं, तो जो युवाओं की समस्या के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हर दिन आए दिन आप संघर्ष करते नजर आते हैं, तो आप युवाओं की कौन सी समस्या को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले युवा, मुझे जो लगता है, मैं पढ़ाई किया, छात्र राजनीति में आया और छात्र राजनीति के बाद आज युवाओं के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी राजनीति से शुरुआत करते हैं तो राजनीति में भी, अपनी पार्टी में भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम युवा हैं। युवाओं के पास बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं के पास अपने परिवार से लड़ना होता है और युवाओं को अपने आप से लड़ना होता है, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की कोशिश होती है और आपके पास होता कुछ नहीं है। परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अपने प्रयागराज में युवा हमारा पूरी तरह से दिशाहीन है। कोई भी नेता उसको दिशा दिखाने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई युवाओं पे बात करता है। छात्रों की, युवाओं की बात, रोजगार की बात कोई भी नहीं करते हैं। कहीं भी आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए तो युवा दिशाहीन है और गोमती पे सिगरेट गुटखा खाते हुए बैठे हैं या परेशान हैं। तो आप जो ये समस्याएं देखते हैं उसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या जो सिस्टम है उसको मानते हैं? मैं पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और सरकार ही सिस्टम है। जब से हम पैदा होते हैं, अब तो पेट से ही, पैदा होने से पहले ही पेट में आप हो तो भी आप सरकार की जिम्मेदारी हो जाते हो और जो टीका लगता है, फिर बाहर आते हैं तो टीका लगता है, इसका मतलब आप सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ये मानता है कि आने वाला जो भी बच्चा है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चे का पूरा भविष्य सरकार पे डिपेंड करता है और सरकार ही सिस्टम है। तो युवा अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। जी, आप एक यूथ विंग के नेता हैं, तो आप करछना विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? करछना विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने से पहले मैं युवाओं को मजबूत करना चाहूंगा। युवा ही, मेरा ये मानना है कि युवा मजबूत होंगे तो वो हमारी पार्टी से जुड़ेंगे और हमारी पार्टी से जब युवा जुड़ेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। पिछले 5-7 सालों से मैं करछना में हूं। लगभग हर गांव में हमने दौरा किया है, लगभग हर गांव के नौजवानों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ता हूं और बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें दोषी न होते हुए भी उनको फंसाया जाता है, नौजवानों को फंसाया जाता है। तो उस तरह की लड़ाइयां बहुत सारी हमने लड़ी हैं। तो हम बात करेंगे करछना विधानसभा की। तो करछना विधानसभा में सपा में उज्जवल रमन सिंह हैं और जो बीजेपी में हैं, बीजेपी में भी कई नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, हमें किसी भी नेता से जब अपने आप को तुलना करनी होती है तो हम उनके धन से नहीं कर सकते, हम उनके बाहुबल से नहीं कर सकते, हम उनके काम से करना चाहते हैं। वर्तमान विधायक उज्जवल रमन सिंह हैं, आप उनके गांव में चले जाइए, बराव उनका गांव है, आप चले जाइए, वहां पे सड़क देखिएगा और इस वीडियो के साथ अगर हो सके तो बगल में उस सड़क को भी दिखाइएगा। बराव का विकास देखिए। अगर एक विधायक अपने क्षेत्र में अपने गांव का विकास नहीं कर पाया है तो पूरे क्षेत्र का क्या विकास करे? करछना की किसी भी सड़कों पर चले जाइए, कर्मा से अंदर आप चले जाइए, वहां की सड़कों की हालत खराब है। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली चरमराई हुई है। अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग ने आंदोलन किया हुआ था जिसकी वजह से 48 घंटे बिजली ठप थी। पूरा करछना परेशान था, कहीं पे भी लाइट के लिए कोई नेता सड़क पे नहीं आया। थोड़े दिन पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी किसी दल का नेता, खास करके करछना क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, खाना पीना देना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं था।
तो कहीं ना कहीं वो फेल हैं। ये लड़ाई हमको लड़ना है, इस तरह से हम उनको देखते हैं। इसके पहले जो विधायक रहे हैं या सत्ता पक्ष जो भाजपा है, जो लड़े हुए हैं, हारे हुए हैं, वो भी कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो उनसे नहीं है, उनके कामों से, और काम में वो मुझे जो लगता है पूरी तरह से फेल हैं। जनता के बीच नदारत है, जनता में कहीं दिख नहीं रहे हैं, जनता परेशान है। तहसील में लोगों के काम नहीं होते, थाने पे जाते हैं तो पुलिस भगा देती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है उसकी जरूरत महसूस होती है जनता को, और जब नहीं मिलता है तो जनता ठगा सा महसूस करती है। अक्सर जो वहाँ के विधायक रहे हैं वो सत्ता के ही विधायक रहे हैं, तो आप वहाँ की समस्याओं को किस प्रकार से देखते हैं कि दूर नहीं हो पाई है, सत्ता में रहने के बावजूद भी वहाँ के विधायक उस तरह का काम नहीं कर पाए? देखिए, मेरा ये मानना है चांदनी जी कि विधायक जो है, सत्ता बहुत बड़ी बात होती है। एक विधायक अगर चाहे तो अपने क्षेत्र का पर्याप्त विकास कर सकता है। एक विधायक जो है वो अपने क्षेत्र का पर्याप्त विकास कर सकता है, भले ही उसकी सरकार ना हो। और सरकार होने पे भी अगर विकास नहीं हो रहा है तो ये तो बड़े शर्म की बात है। यहां से आप थोड़ी दूर, मैं एक विषय उठाना चाहूंगा। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था आज के 30 साल पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज सारी की सारी फैक्ट्री बंद है, नैनी से लेकर के रामपुर तक। इसमें लगभग 12 से 15 गांव करछना विधानसभा के आते हैं। उसकी सारी जमीनें यूपीएसआईडीसी में अधिग्रहित हैं। उसके लिए कोर्ट में कुछ लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो सारी जमीनें अधिग्रहित हैं। अगर विधायक एक बार भी इस बात का मुद्दा उठाए होते तो कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं उनको मजबूर होना पड़ता, लेकिन कभी भी इसका मुद्दा नहीं उठा। और अगर मुद्दा उठा होता, कोई फैक्ट्री ले आने की कोशिश की गई होती, तो हमारे करछना विधानसभा के नौजवानों को रोजगार मिलता। जी, आप एक युवा नेता हैं, तो युवाओं की समस्या को आप देखते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो आपने युवाओं की जो समस्या है उसके लिए क्या मॉडल तैयार किया है? युवाओं के लिए देखिए, युवा हम हैं जी, तो एक युवा के, देखिए, एक जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी उम्र सीमित हो जाती है और उनके परिवार के लोग सीमित हो जाते हैं, लेकिन ये एक युवा के साथ वर्तमान तो होता ही है, उसका भविष्य भी होता है और उसका भूत भी होता है। भूत में उनके माता पिता होते हैं, भविष्य में उनकी आने वाली पीढ़ी होती है। तो हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज चलता है। जो जरूरत है युवाओं को, सबसे पहले एक रोजगार की जरूरत है। रोजगार मिलने पे उसका भूत भी प्रसन्न होगा, भविष्य भी। भूत प्रसन्न होगा, उनके माता पिता को लगेगा कि हमारे बच्चे को रोजगार मिला है, और रोजगार से ही वो क्षेत्र का विकास कर सकता है। एक रोजगार, एक व्यक्ति के रोजगार पाने से 10 लोग लाभान्वित होते हैं। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने सोचा है, तो उस रोल मॉडल को मुझे लगता है कि भी बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आएगा तो हम बताएंगे, और बहुत से बता सकते हैं, क्योंकि इससे युवाओं को संदेश मिलेगा, वो आपको चुनने में, उनको अपना नेता चुनने में उनको मदद मिलेगी। हमने बड़े कार्य सोचे हैं। एक हमने सोचा है कि बहुत बड़ा अस्पताल करछना में हो। करछना में एक बहुत बड़ी समस्या है, आप कभी भी किसी से जाकर के चर्चा करिएगा, जो भी वर्तमान सरकारी अस्पताल हैं वहां पे डॉक्टर्स होते ही नहीं है। करछना सीएचसी बगल में है, तहसील के बगल में, आप चले जाइए, वहां पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, नदारत रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कभी कभार आ गए। बड़ी अस्पताल कोई नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि न राष्ट्रीय स्तर के लेकिन राज्य स्तर का एक बड़ा अस्पताल हम यहाँ पे चाहेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा एक क्रिकेट स्टेडियम, ये 2 हमारे बड़े मुद्दे रहेंगे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सबसे अलग मुद्दा है जी, क्रिकेट स्टेडियम हमारा है और मैं कोशिश करूंगा कि उसको बनवा के रहें। उसमें क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे तरह के खेल हम चाहेंगे कि बने। अगर जनता हमें चुनती है, जनता इस लायक बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो पहले पार्टी हमको लड़ाती है, पार्टी लड़ाने के बाद अगर इस तरह से चुनती है तो हम करेंगे। तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा होगा कि करछना विधानसभा में बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो शहरी हो रहा है और नगर निगम के अंदर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे तालाब पड़े हुए हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में तालाब दर्ज हैं, उनकी जांच हो तो कई जगह जो है अवैध कब्जा है, उस कब्जे को हटा करके तालाब का सौंदर्यीकरण कराना, और जो तालाब बनने की स्थिति में नहीं है, नगर निगम के क्षेत्र में आ जाएंगे, उनका पार्क बना करके सौंदर्यीकरण करना। तो पार्क, तालाबों का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम और अस्पताल, ये मैं युवाओं को देना चाहूंगा, अगर करछना का युवा मुझ पर भरोसा जताएगा तो। चलिए, ये तो बहुत अच्छे आपके विचार हैं, बहुत अच्छा आपने जो मॉडल तैयार किया ये काफ़ी अच्छा है, सबसे अलग भी है।
तो हम बात करते हैं कि जैसे कि राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में ज़्यादा पैसा मायने रखता है या मेहनत? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि योग्य लोग नहीं आ पाते हैं, वही लोग राजनीति में आ पाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। राजनीति, आप शब्द समझिए, राज बिना नीति के नहीं हो सकता है, तो नीति महत्वपूर्ण होती है, पैसा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता। ये तो 10 में से 2 लोग पैसे वाले जीत जाते हैं और वो दिखता है। पैसा होता, अगर पैसा महत्वपूर्ण होता तो अंबानी प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के सहारा श्री होते। पैसा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, नीति महत्वपूर्ण होती है। आप क्या कर सकते हैं, आप वर्तमान जो समाज है उसको कितना बेहतर दे सकते हैं, कितना बेहतर दिखा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। हां, पैसा इस बीच थोड़ा सा आया, बाहुबल, धनबल ये दिखा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो आपको चुनाव जिता सके। हम जैसे संघर्ष करने वाले लोगों को भी जनता प्यार देती है। तो बात करते हैं, आपने कुछ दिन पहले ताली और थाली बजाई थी जी, तो उस पर सरकार को क्या कुछ असर पड़ा, सरकार पर, या कुछ उसका लाभ हुआ आपको? बिल्कुल, बहुत बड़ा असर हुआ है। आप पहले तो ताली थाली जो है ना, जो इसके पहले ताली थाली बजवाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, उसका 20 गुना ज्यादा ताली थाली नौजवानों ने अपने से बजाया और ये संदेश देने की कोशिश की। ये कांग्रेस में खासकर यूथ कांग्रेस की मुहिम थी और सभी कोचिंग संस्थान जो बेरोजगार हैं वो सबने इस मुहिम को चलाया और इस ताली थाली का प्रेशर इतना ज्यादा रहा केंद्र सरकार पे कि बड़ी नौकरियां तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसकी सोच नहीं है उनके पास और ना तो बजट है उनके पास। लेकिन 3 ही 4 दिन बाद उन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयज की नौकरी निकाली, उसकी भर्ती वैकेंसी निकाली। साथ में आज ताली थाली बजती है और शाम को हमारे केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं, हम रोजगार के लिए सचेत हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ताली थाली जो नौजवानों का रहा है, सरकार का जो विरोध किया वो पूरी तरह से सफल रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस पर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। अगर आप ये एक युवा हैं तो अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामिल होती हैं तो क्या इस पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस पर कोई असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान जो परेशान है उस हर व्यक्ति पे असर पड़ेगा और सकारात्मक असर पड़ेगा। हम प्रियंका गांधी जी से मिले हैं, मैं आपको कहूंगा चांदनी जी, आप भी मिलेंगी, आप भी उनकी कायल हो जाएंगी। और वो एक ऐसी नेता है जो छोटी सी भी चीजों को ध्यान रखती हैं, छोटी छोटी कोई गलती होती है उसको भी ध्यान देती हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को अगर लगता है उनको कि नहीं जरूरत है तो आधी रात को पहुंचती है। अभी 4 दिन पहले की बात है इसलिए मैं बता रहा हूं, हमारे एक यूथ कांग्रेस का गंगा पार का अध्यक्ष है, उसके ऊपर हमला हो गया, कुछ लोगों ने किया। तो प्रियंका जी के पास किसी तरह ये खबर पहुंची, जिले के शहर के जितने अध्यक्ष थे सबको उन्होंने फोन करवाया अपने कार्यालय से और सारे लोग थाने पे पहुंचे। FIR नहीं हो रही थी, सब लोगों के पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये प्रियंका गांधी की सोच है और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा कि प्रियंका गांधी जैसा नेता उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो मैं सबसे कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आप चलें। क्यों? इसलिए नहीं कि वो प्रियंका गांधी हैं, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस की नेता हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए कि प्रियंका गांधी एक ऐसी मात्र नेता है जो पिछले 2 सालों से महिलाओं की आवाज उठा रही हैं। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो दलितों की आवाज उठा रही हैं। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो प्रवासी मजदूरों का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो बेरोजगारों की बात की हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां रही हैं जो लंबित रही, जिनका रिजल्ट नहीं आया और प्रियंका गांधी जी के आवाज उठाने के बाद वो सारे रिजल्ट सरकार को देना पड़ा। जी, तो हम बात करते हैं कोरोना काल की। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, अभी भी जैसा कि वैक्सीन नहीं आ पाई है, तो आप कोरोना काल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोरोना काल तो ये एक ऐसी आपदा आई जो कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सरकार को सजग होना चाहिए। जैसे हमारे आपके घर में आंधी आती है तो आंधी प्राकृतिक आपदा है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम आंधी से बचने के लिए, जैसे बारिश का महीना आता है जुलाई में, तो जिसके घर टपकते रहते हैं, छप्पर टूटा रहता है तो वो छप्पर को बनाता है बारिश आने से पहले। उसे पता होता है कि जून जुलाई में बारिश आएगी। जब चाइना में कोरोना था तो फरवरी में, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में पता हो गया था केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, कि कोरोना
कई देशों में फैल रहा है, हमारे देश में भी आ सकता है। और राहुल गांधी देश के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से भी सवाल किया और खुद भी कहा कि सरकार को सजग होना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयावह होगा हमारे भारत देश के लिए। फिर भी ये नहीं सजग हुए, तो कोरोना की वजह से आज हमारा भारत देश की जीडीपी माइनस में चली गई है, कभी नहीं गई है, कई सालों तक नहीं गई है। मुझे याद है कि आलू का रेट कभी नहीं बढ़ता था, आलू हम लोगों को कभी नहीं लगी कि महंगी है। आज आपको भी लगती होगी कि आलू महंगी हो गई है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि प्याज महंगी हो जाए तो नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, चलो आलू बना लेते हैं। अब तो आलू भी नहीं बना सकते, तो सब्जी भी चली गई इस कोरोना काल में। तो आप कोरोना काल में जो जो समस्याएं हुई उसमें आप सरकार की योजनाओं को कैसे देखते हैं? क्या सरकार सफल हुई या विफल हुई? देखिए, सरकार तो किसी भी योजना में सफल नहीं रही। आज जिस दिन आप हमारा ये इंटरव्यू ले रहे हैं इस टॉक शो के माध्यम से, आज 8 नवंबर है, शायद आपको भी याद होगा नोटबंदी आज के ही दिन हुई थी और यही समय था लगभग। जी 8 बजे पूरा देश नोटबंदी किया गया और ये लगा कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और देश में कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये नोटबंदी एक काला दिन साबित हुआ। सारे लोग परेशान हुए, पूरा देश परेशान हुआ, कई लोग मर गए, कई बेटी बहन की शादियां नहीं हो पाई, नौकरियां छिन गई लोगों की। वही नोटबंदी की तरह कोरोना काल भी आया, नौकरियां छिन गई लोगों की, लोग आए वापस। अभी आप देखिए, जब कोरोना आया था, प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1 महीने के अंदर जितने प्रवासी मजदूर आए हैं सबको रोजगार देने की कोशिश करेंगे, हर गांव में ये खोलेंगे वो खोलेंगे। गांव तो छोड़ दीजिए, शहरों में आपने नहीं दिया, नगर छोड़ दीजिए, महानगरों में आपने फैक्ट्री नहीं खोली है। और जितने गांव में प्रवासी मजदूर आए थे 60% फिर मजबूरी में वापस जा रहे हैं, और जो 40% बचे हैं वो डर के अभी बैठे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं भैया हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, पेट नहीं चल रहा है, जो पैसे थे खत्म हो चुके हैं, तो मजबूरी में हमें फिर महाराष्ट्र और गुजरात की न चाहते हुए भी शरण लेनी पड़ेगी। जैसा कि जितेंद्र जी आप सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया की दखल है वो राजनीति में बहुत ज़्यादा हो गई है? मेरा ये मानना है, सोशल और मीडिया दोनों को पहले अलग करिए। जी। मेरा जो अपना निजी परिप्रेक्ष्य है, तो मैं सोशल मीडिया को मीडिया से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। आज के डेट में मीडिया कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो निष्पक्ष काम कर रही है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, हमारे कांग्रेस के कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो मीडिया नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह है कि सोशल मीडिया का जो प्रयोग हो रहा है वो अच्छे के साथ साथ बुरे में भी हो रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अदरवाइज सोशल मीडिया ने ही हमको ये सीख दी है कि देश में क्या हो रहा है हम आपको सबको जानकारी हो जाती है, और सोशल मीडिया का ही रिजल्ट है कि हम आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा जो ये सवाल है कि जो राजनीति है, राजनीति 2022 में जो चुनाव है, 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, तो आप एक युवा नेता हैं, तो क्या जो कांग्रेस इसमें गठबंधन करेगी किसी के साथ, या फिर सत्ता में कोई बदलाव होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि गठबंधन वो करता है जो कमजोर मानता है अपने आप को। कांग्रेस आज की डेट में पहले नंबर पे विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली हर मुद्दे पे, हर जनविरोधी मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मुस्लिम कांग्रेस के साथ, ब्राह्मण मजबूरी में, क्योंकि इतनी हत्याएं हो रही हैं कांग्रेस के साथ, दलित इतनी हत्याएं हो रही, इतना परेशान किया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ है। तो जब कांग्रेस के साथ इतने लोग हैं तो कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस को हम चुने। क्यों? क्योंकि पिछले 30 साल पहले का वो इतिहास कांग्रेस का देखते हैं तो उनको याद आता है। हाँ, थोड़ा सा नौजवान नहीं जान पाए थे क्योंकि हम लोग भी लगभग 28-30 साल के हैं, और 30 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया ये आज हमें नहीं पता है। 2 साल पहले क्या हुआ है वो हमें याद रहता है। लेकिन पुराने लोगों से जब पूछा जाता है, बताया जाता है कि ये नैनी में जो फैक्ट्रियां हैं, जो बिल्डिंग बंद पड़ी हैं, कॉटन मिल है, बीपीसीएल है, इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं जो बंद पड़ी हैं, तब पुराने बताते हैं कि नहीं ये कांग्रेस ने दिया था। जौनपुर में सतहरिया में जो फैक्ट्री चल रही है या कुछ बंद है, किसने दिया? तो पता चलता है कांग्रेस ने दिया है। तो नौजवान भी चाहता है कि नहीं अब हमें कांग्रेस को ले आना है।
तो आप 2022 की जो राजनीति है उसको, जो मेरा मुख्य सवाल ये है कि आप 2022 की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? क्या कांग्रेस इसमें सफलता पाएगी? देखिए चांदनी जी, 2022 की जो राजनीति है ना, वो सीधे कट टू कट होने वाली है। मतलब भाजपा और कांग्रेस दो रहेंगे। मुद्दा जो होगा वो बेरोजगारी का होगा। जिस तरह से बिहार में मुद्दा रहा है, बेरोजगारी का रहा है, तो इस बार भी बेरोजगारी का मुद्दा होगा, क्योंकि लोग बिना खाए मर रहे हैं। इसको, सत्य को समझना होगा। हम लोग जाते हैं लोगों के बीच में, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, लोगों को व्यवसाय लोगों के बंद हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, पुलिस के नौजवान ड्यूटी दे रहे थे, डॉक्टर्स जो ड्यूटी दे रहे थे, उनकी भी सैलरी काटी गई है, उनका भी पैसा काटा गया, उनको भी दिवाली पे बोनस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो कट टू कट होगा, भाजपा कांग्रेस के बीच होगा। और हम पूर्ण रूप से ये विश्वस्त हैं, जनता की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो 2017 में क्या कारण था जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई? देखिए, बहुत से कारण थे। पहली बात ये कि 2017 में जो सरकार थी वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलती जुलती सरकार थी। सरकार ऐसे थी कि लोगों को ये लगता था कि ये दोनों लिबरल हैं। भाजपा ने जो दिखाया वो लोगों को ये दिखाया कि हम विकास बहुत ज्यादा करेंगे, काम बहुत ज्यादा करेंगे, और हिंदुत्व की एक वो दिखाई, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही है। सफल कैसे नहीं? क्योंकि नोटबंदी में जो 100 लोग मारे जा रहे हैं वो 100 में 90 हिंदू हैं। रोजगार जिनका छीना, 1000 का रोजगार छीना तो 900 हिंदू रहे हैं। तो वो हिंदू भी ये समझ गए हैं कि हमको रोजगार पहले मिलना चाहिए। भाजपा को ले आए, मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो एक जाति विशेष की बात करते हैं हमेशा। अभी आप देखिए जो घर गिराए जा रहे हैं, किसके गिराए जा रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में, या प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूं, प्रयागराज में बहुत से ऐसे माफिया हैं जिनके घर नहीं गिराए जा रहे हैं। जाति विशेष का घर, जमुना पार में हमारे जो घर गिराया गया, जाति विशेष के घर गिराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाति की जो लड़ाई हो रही है, इससे लोग ऊब चुके हैं। तो इसलिए हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस आएगी। 2017 का परिप्रेक्ष्य और 2022 का बहुत अलग है। 2017 में सबसे बड़ी बात कि हमारे पास प्रियंका गांधी जी नहीं थी। आज हमारे पास प्रियंका गांधी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये एक ऐसी महिला है जो हमारी लड़ाई लड़ेंगी। जी, तो हम 2022 के चुनाव की बात करते हैं। तो जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उसे किस प्रकार से देखते हैं 2022 के लिए? देखिए, करछना जो विधानसभा है वो पूरे जमुना पार ही नहीं, पूरे प्रयागराज में बहुत अलग विधानसभा है। और वहाँ पे दो बड़े नाम हैं, परिवार जो है, दो बड़े परिवार के लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं। बड़ा राजनीतिक परिवार है। उसमें मैं एक सामान्य परिवार का नौजवान हूँ, छात्र राजनीति से उठा हुआ। हमारे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं रहेगी, उनके पास 10-10 गाड़ियाँ चलेंगी चुनाव में। लेकिन जो मुद्दा होगा वो धनबल में बड़े हो सकते हैं, वो बाहुबल में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि संघर्ष में हमसे बड़े नहीं हो सकते हैं। हम पिछले 5-7 साल से हर मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो फसल न मिल रहा हो, फसल की बीमा हो, हमने हमेशा धरना प्रदर्शन किया है। नीलगाय से परेशान है करछना की जनता, उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। टोल टैक्स की वसूली का मामला रहा, उसमें हमने धरना प्रदर्शन किया है। बिजली की समस्या रही, उसमें हमने धरना प्रदर्शन किया है। सड़क नहीं बनी थी, 2-3 ऐसी सड़कें हैं छिपकी से होते हुए जो सड़क गई हुई है, इधर कर्मा वाली जो सड़क गई है, इन सब के लिए लगातार हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया है। तो अगर जनता को लगता है कि नहीं काम बड़ा होता है तो जनता चुनेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विधायक को जनता अपने बीच में चाहती है। 4 साल बीतने को आ गया है, जनता अपने विधायक से दूर है, विधायक जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और मेरी जो सोच है, आपको हमारे यहां नहीं आना पड़ेगा। पहले तो मैं खुद करछना विधानसभा में रहता हूं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होगी कि मैं हर गांव में पहुंचूं जनता के बीच में। हम हर दिन का कार्यक्रम बनाएंगे, वहीं रात में रुकेंगे, वहीं रात रुक करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तहसील दिवस के दिन मैं कोशिश करूंगा, तहसील दिवस रहता है या कुछ भी, कोई सरकार बदलती है, कोई बनाती है तो अच्छा है, एक दिवस बनेगा, नहीं तो विधानसभा का एक दिवस हम बनाएंगे, सारे अधिकारियों के साथ हम वहां बैठेंगे और जनता की समस्याओं को वहीं पे खत्म कराने की कोशिश करेंगे। जी, तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप करछना विधानसभा की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
करछना विधानसभा की जनता को प्रणाम करते हुए एक ही संदेश मैं देना चाहूँगा कि सत्य के साथ रहिए। मैं नौजवान हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, तो हर नौजवान को मैं चाहूँगा कि मेरा साथ दे, इसलिए कि अगर आप मेरा साथ देंगे, मैं चुनाव जीत के जाऊँगा तो मेरे जैसे हजारों नौजवान, सभी पार्टियां चुनाव लड़ाएंगी, टिकट देंगी और नौजवानों के आने से भ्रष्टाचार कम होता है। नौजवान का पूरा भविष्य पड़ा होता है, उसे पता होता है कि हमको भविष्य में बहुत आगे जाना है, इसलिए वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लड़ाई लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। सत्ता रहे या न रहे, हम आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे और जब भी करछना विधानसभा के किसी भी जनमानस को ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, मैं हमेशा आपके बीच खड़ा रहूंगा, यही कहना चाहता हूं मैं। हमारे टॉक शो में बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका चांदनी जी, और इस टॉक शो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र तिवारी जी। जितेंद्र तिवारी जी ने जनता को ये संदेश दिया कि वो सत्य के साथ रहें, हमेशा सत्य का ही साथ दें, और उन्होंने बताया कि अगर 2022 में वो करछना विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो उनका 3 जो मुख्य काम होगा वो होगा अस्पताल बनाने का काम, और जो तालाब है वहाँ पे उनको फिर से नया बनाने का काम होगा। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो खास बात की, जो हर नेताओं से अलग उनका जो एक मुद्दा है, वो क्रिकेट स्टेडियम का है। उन्होंने बताया कि वो वहाँ के युवाओं के लिए क्रिकेट का जो एक स्टेडियम है उसको बनवाएंगे, और साथ ही उन्होंने बताया कि वह 2022 में जो उन्होंने अपना चुनाव का जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और खुद उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।